Good morning, student. Today I am going to explain you the ninth chapter of geography, agriculture in India. So, what is agriculture? Agriculture is the process and it is the art to cultivate the soil, growing crops and raising livestock. मीन्स ये एक प्रोसीजर है, ये एक आर्ट है, कैसे सॉइल को कल्टीवेट किया जाता है, कैसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स एनिमल हस्बेंड्री एज वेल. मीन्स एनिमल्स कैटल्स को जो की जो हस्बेंड्री होती है वो भी एग्रीकल्चर में इंक्लूड रहती है. इंडिया की 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में वर्किंग है. वो किसी तरह डायरेक्टली भी इन्वॉल्व है और इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में. एंड इंडिया रैंक 5th अमंग द वर्ल्ड्स नेशन इन टोटल फार्म एरिया. इंडिया का जो टोटल लैंड है जो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है वो उसमें इंडिया 5th रैंक में है. वर्ल्ड में उसकी रैंक 5th है. एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी? एंड agriculture is very important in for Indian economy as billion of people depend for their food in agriculture. मीन बिलियन ऑफ पीपल एग्रीकल्चर में इंक्लूड है, उन पर डिपेंड है अपने फूड के लिए. एंड इंडियन एग्रीकल्चर हैज़ अ कॉस्ट एडवांटेज इन सेवरल एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ इन द एक्सपोर्ट सेक्टर. मीन एग्रीकल्चर का जो एग्रीकल्चर हमारे इंडियन इकोनॉमी में सेवरल पार्ट प्ले करती है इस एक्सपोर्ट सेक्टर में, क्योंकि इसमें लो लेबर कॉस्ट होता है. मीन्स लेबर अब ईज़िली अवेलेबल होते हैं, उन पे ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती है, और वो जो इसमें इनपुट्स होता है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है. मीन्स जो हम एग्रीकल्चर में जो इनपुट क्या होता है, जो भी चीज़ें किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए इन्वेस्ट की जाती हैं वो इनपुट होती है, और आउटपुट वो होता है जो किसी भी चीज़ में इनपुट करने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद जो उसका बेनिफिट मिलता है, जो उसके रिज़ल्ट आता है, जो ग्रो होती है क्रॉप, वो आउटपुट होता है. तो इसके जो एग्रीकल्चर के इनपुट होते हैं वो ईज़िली अवेलेबल रहते हैं फार्मर्स के पास, और इसमें लो लेबर कॉस्ट होती है. तो ये एक मतलब लो लेबर कॉस्ट में बहुत ज़्यादा ग्रोइंग होती है, इसलिए ये एक्सपोर्ट में बहुत इम्पोर्टेंस रखती है. इट कंट्रीब्यूट 15.5% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट. इंडिया के जितने भी टोटल एक्सपोर्ट होते हैं उसमें इसका परसेंटेज 15.5% है. इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के थ्रू अर्निंग कर रही है. ये एग्रीकल्चर ही होती है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करती है डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए. लाइक कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए कॉटन हमें एग्रीकल्चर से ही मिलता है. जूट और सिल्क के इंडस्ट्रीज़ के लिए जूट सिल्क भी हमें एग्रीकल्चर से मिलता है. शुगर की इंडस्ट्रीज़ होती है उनको शुगर बनाने के लिए शुगर केन भी एग्रीकल्चर से मिलता है. तो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. And agriculture creates demand for several industrial products like tractors, pumping sets. Means इन जो एग्रीकल्चर होते हैं उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट की डिमांड होती है, जो ट्रैक्टर्स होते हैं और पंपिंग सेट्स होते हैं, थ्रेशर्स होते हैं. तो ये एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल सप्लाई करने के साथ साथ डिमांड भी क्रिएट करती है, जिससे कि भी और सारे इंडस्ट्रीज़ ओपन होती हैं और ये सारी चीज़ों की वो सप्लाई करती हैं. And it is the primary source of collecting it collect primary revenue for both central and state budget. ये दोनों सेंट्रल और स्टेट बजट्स के लिए प्राइमरी रेवेन्यू कलेक्ट करती है. टाइप्स ऑफ फार्मिंग, देयर आर major 2 types of farming: subsistence farming and commercial farming, and further they are all categorized in different way. What is subsistence farming? Subsistence farming which is done for consumption of the farm owners. Means जो फार्मर होते हैं जो सिर्फ अपने कंजम्पशन के लिए एग्रीकल्चर करते हैं. मीन्स वो किसी को सप्लाई नहीं करते, वो सिर्फ अपने लिए क्रॉप्स को ग्रो करते हैं. तो वो उस टाइप की फार्मिंग को सबसिस्टेंस फार्मिंग बोला जाता है. और इसके भी 2 पार्ट्स हो सकते हैं: प्रीमिटिव सबसिस्टेंस एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस. प्रीमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की वो टाइप होती है जहाँ पर एग्रीकल्चर एक स्मॉल लैंड पर किया जाता है और उसमें ट्रेडिशनल टूल किया जाता है. मीन मॉडर्न मशीन नहीं यूज़ की जाती है, ट्रेडिशनल टूल होते हैं उनके, हो, डिगिंग स्टिक्स एक्सेट्रा. तो वो
और वो जो लैंड होता है जिस पे वो एग्रीकल्चर करते हैं फार्मर, वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, स्मॉल एरियाज़ होती है, तो उसको कहते हैं प्रीमिटिव सबसिस्टेंस। और इंटेंसिव सबसिस्टेंस वो फार्मिंग होती है, प्रीमिटिव सबसिस्टेंस को झूमिंग और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग वो होती है जो मतलब इसकी प्रीमिटिव सबसिस्टेंस की कंट्रास्ट पे होती है। इसमें बहुत बड़े एरियाज़ ऑफ लैंड पर एग्रीकल्चर किया जाता है और मॉडर्न मशीनरी यूज़ की जाती है, फर्टिलाइज़र भी यूज़ किए जाते हैं, तो इसको इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग कहा जाता है। कमर्शियल फार्मिंग वो होती है जिसमें फार्मर्स अपने लिए क्रॉप ग्रो करने के साथ साथ सप्लाई करते हैं, कमर्शियल फार्मिंग करते हैं, क्योंकि उनकी जो क्रॉप्स होती है उनकी आउटपुट की हाईली डिमांड होती है, तो वो और ज़्यादा उसकी फार्मिंग करते हैं, तो इसको कमर्शियल फार्मिंग कहा जाता है। इसके भी 4 कैटेगरीज होती है। इंटेंसिव फार्मिंग, इट रिफर्स टू द इंटेंसिफिकेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर। मीन इसमें क्या किया जाता है, जो एरिया ऑफ लैंड होता है एग्रीकल्चर का वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन इसमें जो मशीनरी यूज़ की जाती है और जो भी इनपुट यूज़ किए जाते हैं वो बहुत हाई क्वालिटी के यूज़ किए जाते हैं। फर्टिलाइज़र्स बहुत अच्छे यूज़ किए जाते हैं, कैपिटल, लेबर, ये सारे हाई क्वालिटी के यूज़ किए जाते हैं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स की ग्रोइंग हो। So the use of inputs is comparatively higher than the land area। मीन जो लैंड एरिया होता है उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा इनपुट का यूज़ किया जाता है इस टाइप की फार्मिंग में। एक्सटेंसिव फार्मिंग वो होती है जो कि जहाँ पर लार्ज एरिया, लार्ज लैंड अवेलेबल होते हैं, और ये मेनली होती है यूपी, पंजाब एंड हरियाणा में। बट इसमें जो प्रोडक्टिविटी होती है वो लो होती है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं होता है। ऑल्दो they used a very large land for agriculture but the product is very low। प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है? प्लांटेशन फार्मिंग इज़ अ मिक्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री प्रैक्टिस्ड अक्रॉस अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड। मीन्स प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होती है, एक कोई सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है जो कि डायरेक्ट इंडस्ट्री में जिसका यूज़ होता है, एंड इसमें जो है टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सारे रहते हैं, सारी मशीनरीज यूज़ की जाती है, और इसके साथ ही जो फैक्ट्री इस एरिया के साथ अटैच रहती है उसी से रिलेटेड क्रॉप को इसमें ग्रो किया जाता है। फॉर एग्जांपल द रबर इंडस्ट्री यूज़ द रबर प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स प्लांटेशन। मीन्स रबर इंडस्ट्री जहाँ पर है वहीं पर उसमें रबर प्रोड्यूस किया जाता है और वो रबर इंडस्ट्री में चला जाता है रबर मेकिंग के लिए। मिक्स्ड फार्मिंग वहाँ पे होती है जहाँ पर एग्रीकल्चर के साथ साथ कैटल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री भी होती है, और उनके जो फॉडर होते हैं उसको भी ग्रो किया जाता है। मीन्स वो एग्रीकल्चर भी करते हैं और एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं टू अर्न मोर एंड मोर मनी, एंड इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन पार्ट ऑफ USA, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। व्हाट आर द प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया? In India, agriculture faced so many problems because in India agriculture is largely depends on monsoon। Means इंडिया में उतने इरिगेशन के उतने सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ के फार्मर ज़्यादातर एग्रीकल्चर जो है उनकी वो मानसून पे डिपेंड करती है, बारिश पे डिपेंड करती है, और जो कि यहाँ पर इरेगुलर है। कभी बहुत ज़्यादा अच्छा मानसून होता है, कभी बहुत ख़राब मानसून होता है, कभी बारिश ही नहीं होती है। तो इस तरह के मानसून पे ये एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है। एंड द मेथड ऑफ कल्टिवेशन आर स्टिल प्रीमिटिव। में अभी तक बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनको कि मॉडर्न टेक्निक के बारे में पता नहीं है, वो अभी तक ओल्ड टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया है। एंड यहाँ इसमें जो सीड्स यूज़ की जाती हैं, जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं, मार्केटिंग प्रॉब्लम भी होती है, तो ये सारे अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं, ये सारी भी प्रॉब्लम्स हैं। और जो यहाँ के एग्रीकल्चर का एरिया है जहाँ पर एग्रीकल्चर की जाती है वो भी इंडिया में बहुत ज़्यादा उसका साइज़ नहीं है, एंड एवरेज साइज़ ऑफ होल्डिंग इन इंडिया इज़ लेस दैन 2 hectares, विच इज़ वेरी लेस।
So these are the problems of Indian agriculture. Solution to the problem: government has made so many solution to solve this kind of problem. Government has established the organization which is known as ICAR. मीन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जो कि सारी चीज़ों को एग्जामाइन करती है और उसका सॉल्यूशन देती है. और गवर्नमेंट ने जो है रूरल एरिया को इंटरनेशनल मार्केट से लिंक कर दिया ताकि जो फूड सप्लाई है उसमें दिक्कत ना हो और उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम अब यूज़ किया, किसान क्रेडिट का स्कीम का वो इंट्रोडक्शन हुआ जिससे कि किसान फार्मर्स को इजीली लोन अवेलेबल में हो रहा है. और बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने यूज़ करी है, प्रोवाइड करी है. और फार्मिंग कोऑपरेटिव भी इसको भी यूज़ किया गया है. फार्मिंग कोऑपरेटिव वो होती है जहाँ पर ये होता है कि एक किसी के पास बहुत बड़ी लैंड हो और वो कई फार्मर्स के को एक साथ मिल करके उस पर एग्रीकल्चर करे और जो भी बेनिफिट होगा, जो भी ग्रोइंग होगा उसको वो अपने इसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेंगे. सबको अपने आप में डिवाइड कर लिया जाएगा और इस तरह एक ही लैंड के पोर्शन में सब लोग मिल करके एग्रीकल्चर कर लेंगे. तो ये सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने बनाई है. और फार्मर्स को बोनस देने की भी स्कीम बनाई है. तो इस तरह बहुत सारे वेज हैं जिसमें गवर्नमेंट एग्रीकल्चर को हेल्प कर रही है. ग्रीन रिवॉल्यूशन in late 1960 green revolution was introduced to expand agriculture production. जब वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर का एक्सपैंड होने लगा तो ग्रीन रिवॉल्यूशन 1960 में बिगिन हुआ और ये एक न्यू टेक्नोलॉजी थी और इंडिया में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन अप्लाई किया गया और इंडिया इसको ट्रांसफॉर्म करके इंडस्ट्रियलाइज्ड वे में कर लिया गया. मीन्स इसमें एडवांस टेक्निक यूज़ होने लगी, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी, हाई यील्डिंग सीड्स यूज़ किए जाने लगे और बहुत सारे फर्टिलाइज़र्स, ट्रैक्टर्स, मीन्स अच्छे से अच्छी सारी टेक्निक यूज़ करने की जाने लगी जिससे कि जो ग्रो हो क्रॉप्स की वो हाई क्वालिटी की हो और हाई अमाउंट में हो. तो ये सारे चीज़ें ग्रीन रिवॉल्यूशन के थ्रू अवेलेबल कराई गई इंडियन फार्मर्स को और इंडियन एग्रीकल्चर्स को. एंड द एडवांटेज ऑफ दिस रिवॉल्यूशन कैन बी सीन इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस. मीन्स इस रिवॉल्यूशन के बाद वीट एंड राइस की प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ और एम्प्लॉयमेंट भी इसके थ्रू एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हुआ. सो इट इज़ द मेन रिवॉल्यूशन रिलेटेड विथ एग्रीकल्चर एंड इट मेनली स्टार्टेड इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. फर्स्टली ये पंजाब और हरियाणा में इसको स्टार्ट किया गया. सो इट्स ऑल अबाउट द इंडियन एग्रीकल्चर. थैंक यू.